ईएफटी में हमने वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्प्लिटिंग वगैरह वगैरह किया। जब हमने ये सब कर रहे थे, ये किस लिमिटेशन को कवर किया था हमने? वीबीटी की बहुत बड़ी लिमिटेशन को कवर किया था कि कहाँ पर बैक पेयरिंग हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती। उसके बारे में हमें कोई प्रेडिक्शन का तरीका नहीं दिया, सिंपली एजम्पशन पे छोड़ दिया। तो उस एजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज क्या था, वो अब स्टार्ट करती है, दैट इज कलर। ये कंपाउंड्स कलर क्यों दिखाते हैं? सिर्फ ये नहीं था मेरा सवाल, कुछ कलर क्यों नहीं दिखा रहे सब कुछ होते हुए भी, कुछ में कलर की इंटेंसिटी कम क्यों हो गई, कुछ में यही वाला कलर क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया? इमरजेंसी। अब कलर को लेके एक सवाल नहीं था, कलर को लेके ये भी सवाल था, यहां ऑरेंज क्यों, यहां ब्लू क्यों, इसमें ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम क्यों हुई, इसमें ब्लू की इंटेंसिटी ज्यादा क्यों हुई। ऐसे बहुत सारे सवाल। भाई क्या सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना सफिशिएंट था कलर के लिए, या कोई और भी शर्तें? देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो इस थ्योरी ने आखिरी आके एक्सप्लेन की। सो आई एम स्टार्टिंग कलर। पहले एनसीईआरटी बेसिक। सीएफटी क्या कहती है? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या? डी से डी में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना। ट्रांजिशन होना मतलब जंप करना। तो सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने टाइटेनियम का। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव मींस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑन डी, तो मैंने डी में एक ही इलेक्ट्रॉन डाला यहां पर। जब लिगेंड्स अनसिमेट्रिकल फील्ड, दैट इज कौन सी फील्ड? ऑक्टाहेड्रल फील्ड ने इसको अटैक किया, इसमें हुई स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग होकर ये दो लेवल्स बने, नीचे वाले को T2G और ऊपर वाले को EG। सिमिलरली टेट्राहेड्रल में E और T2, ठीक है, 2 और 3, कुछ ऐसा होता है। जब आप यहां इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखोगे तो वो कहां आएगा? वो यहां आएगा। विजिबल रीजन से बाय चांस इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी मैच कर गई, विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एक्साइट होके कहां पहुंचा? ऊपर। एक्साइट होने में इसने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को किया एब्जॉर्ब। जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया इसने, बची खुची वेवलेंथ का बंडल बना के बाहर भेज दिया। वो बची खुची वेवलेंथ एकदम से जो बाहर निकली, कलर मुझे उससे दिखाई दिया। आप जानते हैं सातों रंग को मिलाओगे तो क्या बनेगा? व्हाइट। सात में से एक रंग भी मैंने रोक लिया, एक वेवलेंथ भी रोक ली, तो व्हाइट तो नहीं बचेगा। अब वो कोई नया कलर बन के मुझे दिखता है। दिस इज हाउ डीडी ट्रांजिशन वर्क्स। तो यहां से आज की क्लास के नोट सारे बनाने। आज की क्लास बहुत ज्यादा कीमती है, इस हिसाब से करिएगा। कलर का रीजन हुआ डीडी ट्रांजिशन, और ये रहा डीडी ट्रांजिशन, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने लिख भी दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही एमिट होता है। आई होप अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब पता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचता है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमेशा मैं बोलती हूं एक कॉइन की दोनों साइड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। पता है एक साइड हेड्स है तो दूसरी साइड क्या होगा? टेल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब क्या एज्यूम किया जाता है? पता है जब ब्लू वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई तो ऑरेंज एंड का कलर दिखाई देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये होता है। ब्लू एंड का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज एंड पे आएगा, ऑरेंज एंड का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू पे आएगा। अब उसमें इंडिगो दिखे, पर्पल दिखे, ब्लू एंड मतलब ये सारे ब्लूइश कलर्स। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट होगा। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर ब्लू वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई ब्लू साइड की, विबग्योर के ब्लू साइड की, और सपोज ब्लू एब्जॉर्ब हुई, मतलब क्या है? ब्लू वेवलेंथ क्या है? बहुत छोटी एज कंपेयर टू रेडर एंड। ब्लू वेवलेंथ्स आर वेरी स्मॉल। ब्लू वेवलेंथ स्मॉल है तो उनकी एनर्जी क्या होगी? वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एनर्जी बहुत हाई लगी। एनर्जी हाई क्यों लगी होगी? पक्का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड खड़ा था, उसने सीएफएससी इतनी बड़ी कर दी कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में हाई एनर्जी मांगनी पड़ी, और वो हाई एनर्जी किससे मिली? ब्लूअर एंड से। तो हाई सीएफएससी में हाई एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ। लेफ्ट कलर जितने भी वेवलेंथ्स थी, लेफ्ट वेवलेंथ्स मेक ऑरेंज कलर टू एमिट।
तो अब आप ये सोचो मैं खुद कलर निकाल लूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कलर का ट्रेंड तुम चेक कर पाओगे, वो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से रिलेटेड। पहले कि आपको कलर पे क्वेश्चन कैसा आएगा, वो आप कैसे खुद ट्रेंड निकाल पाओगे, वो हम बात करेंगे। सो कलर के लिए एक नंबर में कोई मेरे से पूछे तो ये पूरी स्लाइड आनी चाहिए। डीडी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही खुद के ऊपर जा सकता है, राइट? तो वो ही आपको कलर शो करेगा। तो इसीलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली बात हम बोल दिया करते हैं और अब तक हमने काम चला लिया। कैन आई मूव फॉरवर्ड? नोटेड? सो अब इसके आगे अगर मैं चलूं तो मेरे को एक और एग्जाम्पल लेना, और अब इसमें मैं थोड़ी कंपटीशन रिलेटेड डेप्थ भी बताऊंगी, बट उससे पहले ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। यानी अब मेरे को ये बात तय करनी है, कलर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या सेंट्रल मेटल एटम की, सॉरी सेंट्रल मेटल आयन की, या सीएफएससी? सीएफएससी मतलब क्या है? लिगेंड। भाई किसका जिम्मा था कलर एक्चुअली? कौन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था? वो एक फैक्टर मुझे ढूंढना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया, निकल, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आई होप सबको याद होगा, निकल 28 D8 4s2 4s2 2 उड़ गए तो क्या बचा यहाँ पर? D8। लेकिन CFSC करते वक्त D8 लिखने से पहले मेरे को ना ये सोचना चाहिए, D8 इज नॉट d ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी। नाउ d ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी इज T2G6 Eg2। मैंने तीनों नीचे पहले तो तीनों नीचे भरे, फिर 2 ऊपर भरे, फिर 8 है, आपको 8 में पता ही था। D8 में पता ही है, वीक फील्ड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, एक ही तरह की डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी है, वो मैंने डाल दी। अब सोचना शुरू करूंगी। हमेशा ऑब्जेक्टिव करते वक्त ये सोचेंगे, सब्जेक्टिव में इतना स्ट्रेस नहीं है, ये जरूर सोचना है जो मैंने फोर्स किया। इसके बाद अगर मैंने एक लिगेंड EN डाला, इथाइलिन डायमीन डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड गया, उसने 2 वाटर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह एक EN बैठ गया। अंडरस्टूड? क्योंकि ये तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कलर क्या हुआ? चेंज। यानी सेंट्रल मेटल आयन वही, अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही, फिर भी कलर बदल गया। तो कलर इज नॉट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इट मींस लिगेंड हैज समथिंग टू डू विद। ऑब्वियसली CFSC तो उसी ने तय करनी है। यहां पर वाटर के हिसाब से स्प्लिटिंग थी, अब स्प्लिटिंग पे किन दोनों का इफेक्ट आ गया? 2 अलग लिगेंड का मिक्स्ड इफेक्ट। पूरी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं चली, EN इसने थोड़ा सा आके स्प्लिटिंग एनर्जी को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, कलर ऑल्टर हो गया। एक और EN दिया, जब एक और EN दिया तो क्या हुआ बच्चों? फिर 2 वाटर निकल गए, फिर 2 वाटर निकल गए तो क्या होगा? 2 EN आ गए, 2 वाटर और निकल गए, कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6, कलर क्या हो गया? पर्पल। एंड कमिंग लास्ट एक और EN दिया, कलर बिकम्स वायलेट। एनसीईआरटी में तो टेस्ट ट्यूब्स दे रखी है इसके लिए, हर एक का कलर अलग अलग लिखा हुआ है और टेस्ट ट्यूब के नीचे नाम लिखे हुए कि जैसे जैसे लिगेंड बदलता गया वैसे वैसे कलर बदलता गया। स्टार्ट और एंड देखो, सारे वाटर थे तो कलर क्या था? ग्रीन। सारे के सारे EN थे इथाइलिन डायमीन तो कलर क्या था? वायलेट। तो कलर एक्चुअली कौन सा होगा ये तो लिगेंड डिसाइड कर रहे हैं। तो इट इज नॉट सेंट्रल मेटल आयन which is deciding color, no, it is actually ligands which is responsible for color। अब आप देख लो, कॉपर सल्फेट व्हाइट है, कलरलेस है, लेकिन कॉपर सल्फेट में जैसे ही आपने वाटर डाला 5H2O, ब्लू कलर हो गया। कॉपर तो वही था +2 वाला, सब कुछ था कॉपर के पास, फिर भी वो कलर नहीं दिखा रहा था। कलर दिखाने का काम कौन कर रहा है? स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग कौन कर रहा है? लिगेंड्स। कौन सा कलर? ये भी स्प्लिटिंग। तो क्या ये बात सबके पास आ गई इन्फॉर्म्ड? मिक्स्ड लिगेंड्स गिव एडिटिव इफेक्ट ऑन CFSC। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर हमें हमेशा मिक्स्ड इफेक्ट मिलने वाला है। इतना क्लियर सबको? नोटेड? क्या मैं आगे चल सकती हूँ? जो लोग नोट कर रहे हैं उनका वेट करना है मुझे, करो फटाफट। दीपा मैम मेरा फोन यहीं पड़ा है, प्लीज ले लो। ये आपका प्रॉपर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको बोर्ड में किसी भी तरह से रिसीव करने को आप तैयार रहिए, राइट? ये आपको याद होना चाहिए एक एक। अब इसके बाद इस बात को समअप करती हूँ, लिखिए ये जो बताया उसका समअप है। अब एक एग्जाम्पल जो आपसे पूछा जा सकता है बोथ लेवल। एनसीईआरटी में अगर एक अच्छा क्वेश्चन कोई क्रिएट करना चाहे या जेईई नीट में, तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया, आपको सिखा रही हूँ इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आपके पास ये 3 केसेस दे दिए, माइंडेड तीनों में कोबाल्ट है और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3+ वाली है,
राइट। और 3+ कोबाल्ट में आपको पता है कुछ था लोचा, जो भी था। खैर अब तो मेरे को कंपैरिजन में है, मेरे को हाई वीक तो ढूंढना ही नहीं है, मेरे को कंपैरिजन देखना है। मुझे ये पता है इसमें साइनो इज वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर आता है शायद अमोनिया, फिर उसके भी पीछे आता है वाटर। इतना आइडिया सबको होना चाहिए। अब इसमें और ये क्वेश्चन शायद मैंने उठाया भी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से ही है। सीएफएससी की बात करूं तो क्या सब एग्री करते हैं सीएफएससी का ट्रेंड ये होगा, एनर्जी नीडेड फॉर डीडी ट्रांजिशन, जिसमें जितनी ज्यादा सीएफएससी उसमें एनर्जी नीडेड भी ज्यादा होगी। सेम ट्रेंड मिलने वाला है, अच्छे से समझना इस चीज को। उसके बाद एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कौन से एंड की होगी, सोच के देखिए। जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए उसमें ब्लूअर एंड यानी वायलेट कलर एब्जॉर्ब हुआ, फिर अमोनिया में मेरे ख्याल ब्लू कलर की तरफ आई मैं, और विबग्योर वी स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो वायलेट। और फिर वाटर में क्योंकि सीएफएससी सबसे कम है इन तीनों में, तो रेडर एंड से कोई ना कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई होगी। तो रेडर एंड में मैं मान लूं, नॉट एग्जैक्टली रेड लेकिन ऑरेंज के आसपास, तो इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, ऑरेंज। एमिट कौन सा होगा, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री येलोइश ऑरेंज। यही वो मुंशन व्हील किया करता है स्पाइक्स बना के, किसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा। बट हम उसमें इतनी डेप्थ में जा नहीं सकते, रंग कोई 4-5 नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से कलर का ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। एब्जॉर्ब्ड कलर और एमिटेड कलर में ये आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्टेज बन सकती है। एनर्जी, अच्छा अब इसके साथ अंडरस्टूड है वो क्वेश्चन हो गए। वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर लिखो, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर लिखो। जिसको वेवलेंथ एब्जॉर्ब पता है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, राइट। एनर्जी का ऑर्डर पता है तो फ्रीक्वेंसी का भी पता ही है। सो ये छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस आपको जोड़ने होंगे, उसी के लिए डीपीपी है। इसके क्वेश्चन डीपीपी 4 में है जो अभी आपसे कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो वो आज हो जाएगी कंप्लीट। तो इसके आगे चलूं, यानी ये करते वक्त आपके दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए, इट इज नॉट सेंट्रल मेटल iron, it is actually ligand which is responsible for color. Best example is copper sulfate. Copper sulfate white है, लेकिन copper sulfate में जैसे ही ligands की एंट्री हुई उसका कलर ब्लू हो गया। So this is only and only due to ligand. तो अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले केसेस हैं, वैसे कोई मुश्किल नहीं है ये, लेकिन एक बार डिस्कस कर रही हूँ तसल्ली के लिए कि डीपीपी में डाउट्स कम आए। ये है आपके पास मैंगनीज, जहां पर मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था ना मेटल 3+ के केस में, निकालना वो पेज, एक करेक्शन कराना है। अप टू अमोनिया वीक फील्ड लिखवाया था ना, वो अप टू को काट के बिफोर अमोनिया कर लीजिए, अमोनिया से पहले अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसमें। मैंने अप टू अमोनिया लिखवाया था नीचे लाइन खींच के, उस अप टू को काट के बिफोर अमोनिया कर लीजिए। अमोनिया से पहले वाले सारे वीक होंगे, अमोनिया खुद स्ट्रांग होगा, वो अप टू काट लीजिएगा। चलिए अब ये केस देखिए, सारे बच्चे देखें, एनसीईआरटी वाले बच्चे भी जरूर देखें, एटलीस्ट एग्जाम्पल उनके लिए देखा हुआ, आगे का कंटेंट थोड़ा डीप चला जाएगा। मैंगनीज में मुझे पता है 2+, तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन 3d5, लेकिन ये क्या है ऑक्टा। सोचना मेरे को सीएफएससी से कलर, क्योंकि वीबीटी तो दे ही नहीं पाई थी, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी T2G, 5 है इसके पास, वीक फील्ड है तो नीचे 3 ऊपर 2, 5 ही थे, नीचे 3 ऊपर 2, स्पिन कितना 5, मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्पिन तो 5 नहीं बोलना चाहिए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें मुझे वीक फील्ड है तो लेस सीएफएससी होगी, ये भी मुझे पता है। अच्छा यहाँ लिख ही रखा था, सॉरी। तो ये तो कंपाउंड क्या बनेगा, हाई स्पिन बनेगा, इसके तो सारे अनपेयर्ड होंगे। इतने तक तो मेरे अब सारे बच्चों को पहुंच जाना चाहिए। अब डीडी ट्रांजिशन में कमाल की चीज, यहां से मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल रही हूँ, जो हमने सोची नहीं, अब सोचेंगे, जिसको अब तक नहीं सोची। डीडी ट्रांजिशन के बाद, यानी जब ये एक इलेक्ट्रॉन उछल के जाएगा, कैन यू इमेजिन स्पिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे स्पिन होने चाहिए, ऐसे ट्रांजिशन होने चाहिए जिसमें स्पिन सेम रहे, डेल्टा एस शुड बी 0, स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए डीडी ट्रांजिशन के बाद। डीडी ट्रांजिशन के बाद अगर स्पिन चेंज हो रहा है
तो वो फिर कलर के लिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आप सोचिए क्या गड़बड़ हो जाएगा। यहां 5 अनपेयर्ड थे, यहां अब ऊपर जाके एक पेयर हो गया, कितने अनपेयर्ड बचे? 4। तो कहां 5 और कहां 4 की 3? 3। क्यों 3 तो नीचे, अच्छा 2, हाँ कुल मिला के 5 से मैं किधर गिर गई? 3 ही अनपेयर्ड बचे, ये उल्टा लो स्पिन हो गया। सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, हम जो कलर सोच रहे थे वो बहुत लाइट आएगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम आएगी। तो कलर की इंटेंसिटी अगर कहीं कम रिपोर्ट होती है तो वो इस वजह से होती है, डीडी ट्रांजिशन करके उल्टा स्पिन घट रही है, डीडी ट्रांजिशन करके स्पिन घट रही है, इसलिए कलर की इंटेंसिटी भी लाइट और डार्क इससे डिसाइड होती है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट गिवन इन बुक्स बट आस्क्ड इन गुड लेवल क्वेश्चन। जेईई एडवांस में आप देखेंगे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमारे पास मेंस में भी उसका सपोर्ट होना चाहिए। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कम होना ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन ऑल्सो डिक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ कलर। कितनी बढ़िया थ्योरी थी जो कलर, सिर्फ कलर नहीं बता रही, वो ये भी बता रही है कि कलर की इंटेंसिटी, कलर फास्ट होगा या कलर की इंटेंसिटी वीक होगी, बहुत डल कलर आएगा, चाहे कलर ये हो। दिस इज अबाउट CFT। आगे चलो, किसी इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है, इतना डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में एंड में ये बन रहा है। अब मेरे को पता है इसका तो कलर आना चाहिए, क्योंकि आयरन आप देखो क्या है, आयरन 3+ बन जाएगा। आयरन 3+ का मतलब क्या है? 26, 3d6, 4s2, 3 निकाल दो, 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो कलर दिखाएगा जी। अब वो वाली बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, स्पिन का चेंज 0 होना चाहिए, स्पिन कंजर्व्ड होना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर जंप अगर स्पिन में गड़बड़ हो रही है तो उसको कुछ अलग तरीके से हैंडल किया था। एक केस मैंने पिछला दिखाया, एक अब ध्यान से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5, बट देखा गया ये कंपाउंड कलरलेस है। 5 अनपेयर्ड होते हुए कंपाउंड का कलरलेस होना नहीं बनता। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी कंपाउंड कलरलेस है, क्यों? इट मस्ट बी स्पिन फॉरबिडन। स्पिन फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? स्पिन फॉरबिडन का मतलब क्या है? T2G3EG2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिफोर डीडी ट्रांजिशन ये होगी, देखना जरा, बिफोर डीडी ट्रांजिशन ये है। आफ्टर डीडी ट्रांजिशन क्या हो रहा है? यहां से उठ के यहां जा रहा है। पिछला केस भी तो कुछ ऐसा ही था, यहां से उठ के यहां जा रहा है। जब यहां मतलब इंटेंसिटी इतनी वीक हो गई कलर की, कलर दिखाई ही नहीं दिया भाई, कलरलेस। अब क्यों कलरलेस हुआ? स्पिन चेंजेस, बिकॉज स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज नॉट कंजर्व्ड। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कंजर्व होनी चाहिए। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद भी 5 रहने चाहिए, 4 हैं तो 4 रहने चाहिए, 3 हैं तो 3 रहने चाहिए। अगर नीचे से उठ के ऊपर एक पेयर हो रहा है तो उसके बदले नीचे एक अनपेयर हो जाना चाहिए था। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पिन नंबर का कंजर्वेशन। अगर स्पिन कंजर्व नहीं है, वर्चुअली कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई जंप कराने में, वो अंदर ही अंदर चला गया, वर्चुअली नो लाइट इज एब्जॉर्ब, व्हाइट लाइट एज इट इज गुजरी और बाहर आपके सामने आ गई और आपने कह दिया कलरलेस, क्योंकि लाइट, व्हाइट लाइट का कलर तो क्या ही है। तो यानी कि अगर स्पिन कंजर्व नहीं हुई, नो लाइट इज वर्चुअली एब्जॉर्ब, सो एक्चुअली इट इज कलरलेस। ये वो रेयर एग्जाम्पल हैं जो किताबों में कहीं लिखे नहीं मिलते, सीधे किसी क्वेश्चन में धमक के आ जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अंडरस्टूड? आ जाएगा सबके पास ये, तो रिमेंबर इट। अब मेंटली प्रिपेयर रहिए। जैसे मैं खुद जब ये स्लाइड बना रही थी, या जब भी हम नोट्स बनाते हैं, हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ सोचते हैं, सामने वाला क्या इंटरप्ट कर सकता है, एंटिसिपेट करते हैं। अगर सामने वाला उसमें इंटरप्ट ना करे तो वो हमें बताना पड़ता है कि आपको ये इंटरप्ट करना चाहिए था। एनीवन, अब तक जितना कलर पड़ा, आफ्टर दिस कुछ चमक रहा है, कुछ पूछना है, कुछ खटक रहा है, मतलब डोंट चैलेंज दिस कॉन्सेप्ट, ये गलत नहीं है। इसके बाद क्या कोई ऐसी चीज आपको लगती है कि दोबारा सोचनी चाहिए? मेरे को लगता है एक बच्चे को शायद ये खटके, तो मैंने तो खुद सोच रखा था नहीं खटकेगा तो मैं बोलूंगी भाई इसके कलर का क्या करूं, क्या पता इसमें, ये भी तो D8 का केस था, फिर इसमें कैसे ग्रीन आ रहा है, इसमें भी तो जंप करके पता नहीं स्पिन कंजर्व्ड है कि नहीं। अब तो मेरे को सारे केस चेक करने पड़ेंगे, स्पिन कंजर्व्ड है कि नहीं, करने पड़ेंगे कि नहीं। आई हैड टू। मैं सबसे पहले ये केस उठा लाई, निकल D8 स्टैंड्स फॉर व्हाट?
8 में तो कुछ ही कर लो, एक ही आता है, T2G6 EG2। अगर नीचे से एक ऊपर लेके गए, क्या स्पिन कंजर्व्ड है 8 का? अगर मेरे को एकदम से ये खटका कि बच्चे को खटक सकती है, बहुत पिछलों में करके बताओ, एक आखिरी में बता के चल पड़े और सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ दिए। पिछले में शायद ऐसा हो रहा हो। अब आप बताओ, एक ये जाएगा तो स्पिन तो कंजर्व्ड है, एक नीचे अनपेड, एक नीचे अनपेड, यानी डी ट्रांजिशन कलर तभी लाएगा जब स्पिन इज कंजर्व। ये किसी बुक में नहीं लिखी मिलेगी बात। दिस इज फॉर दोज क्वेश्चन जिसको बदनाम किया जाता है। अब ये भी रटो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हम बताते रहेंगे जिससे कि आपकी क्रैमिंग घटे। बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, इस कॉन्सेप्ट को जानते तो होंगे, बट एक अपनी थॉट प्रोसेस में लाना, अपने क्लासरूम में लाना, अपने डिस्कशन में लाना। सो नो क्रैमिंग इज नीडेड नाउ इफ देयर इज समवेयर वी आर नॉट फाइंडिंग कलर, ऐसे ही एक्सेप्शन है नहीं, ठीक, उसको मैं लाइटली ना लेने दूं। सो नाउ लेट्स क्लोज CFT फुल एंड फाइनल। इसको क्लोज करते हैं, ये सभी के लिए जरूरी है। NCERT बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे आता है, इस टॉपिक पे आता है। बहुत कुछ आपको उसमें दिखेगा। कलर का ट्रेंड लगाते वक्त आपको यही देखना पड़ेगा CFSE का ट्रेंड क्या है। तो CFSE के ट्रेंड के लिए एवरीवन, कुछ नहीं डिस्कस किया, NCERT ने सीधे क्वेश्चन डाल दिया इसके ऊपर। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE ओनली मेजरली 3 फैक्टर। एक तो लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, इस पे तो पूरी थ्योरी पढ़ ली, नथिंग न्यू। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो CFSE ज्यादा, वीक फील्ड होगा तो CFSE कम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये आपने ध्यान रखना है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हायर CFSE होगी। अगर आप आयरन 2+ का कॉम्प्लेक्स और आयरन 3+ का कॉम्प्लेक्स कंपेयर करेंगे सेम लिगेंड के साथ, तो CFSE आयरन 3+ में ज्यादा होगी, लिगेंड चाहे सेम। तो CFSE की वैल्यू मेटल एटम आयन पे डिपेंड करती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हायर CFSE, चाहे वो ऑक्टा वाली हो चाहे वो टेट्रा वाली हो, वो थोड़ी ज्यादा होगी। तीसरा और आखिरी, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अगेन अगर मेरे को NCERT बोर्ड्स में सिंपल कलर पे आ गई कोई चीज, या कलर पे ना भी आए, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ पे आ गई, एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी पे आ गई, जिसपे हैं क्वेश्चंस, उसमें मुझे पता होना चाहिए 3D से 4D जब मैं नीचे डाउन द ग्रुप मूव कर रही हूँ D ब्लॉक में, उसके अंदर फर्स्ट से सेकंड में जाने से, फर्स्ट मतलब 3D सीरीज, सेकंड मतलब 4D सीरीज, 3D सीरीज से 4D सीरीज जाने में CFSE 50% बढ़ रही है, राइट 50% बढ़ रही है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी 1.5 है। इतनी ज्यादा CFSE इंक्रीज हो रही है, तो हैवियर मेंबर्स में CFSE ज्यादा होती है। और ये बात तब भी बात हुई थी, हैवियर मेंबर्स में तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाते हैं, लीगेंड की वजह से नहीं, उनमें अपने आप में बेचैनी इतनी, अपनी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा वास्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने CFT में डिस्कस भी की है बात, कि हैवियर मेंबर्स में आप देखोगे CFSE इतनी ज्यादा है कि मैक्सिमम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। तो वही बात हैवियर मेंबर्स में बिना लीगेंड के पहले से ही खुद की उनकी तैयारी है, स्प्लिटिंग तो ज्यादा ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और, हैवियर मेंबर में जैसे मैंने पैलेडियम लिखा, इसके पास्ट ईयर्स हो, DPP हो, दबा के क्वेश्चन है जेई और नीट में, बहुत है ये, मतलब 5 में से एक ऑप्शन ये दिख जाएगा, मैच मैट्रिक्स में ये दिख जाएगा। जो 4-5 ऑप्शंस दे रखते हैं, काउंट करिए इसमें से कितने लो स्पिन हैं। ऐसे काफी कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे। 11 एग्जांपल दे दिया, हाउ मेनी आर लो स्पिन। उसमें सबसे पहले गिन लो प्लेटिनम पैलेडियम वाले परिवार को, ये नीचे के हैवियर मेंबर्स हैं। पैलेडियम प्लेटिनम नीचे आते हैं, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो पैलेडियम के साथ वीक फील्ड लिगेंड लगा लो, पैलेडियम के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा लो, कुछ भी लगा लो। इनकी अपनी CFSE इतनी ज्यादा है कि ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये यूनिवर्सली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। जितने भी पास्ट ईयर में आप देखोगे ना, 12-15 केसेस पूछ रखा है, इनमें से हाउ मेनी शो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब क्योंकि ये लो स्पिन है तो इसमें इनर D इस्तेमाल हो जाएगा 4 बॉन्ड के लिए, टेट्रा है, ध्यान दीजिएगा, DsP2। इसके लिए सोचना मत कि मैं बैक पेयरिंग करूं, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, वो सारा करूं, नो सेकंड थॉट। पैलेडियम प्लेटिनम के 3 या 4 होंगे, उनको तो पहले ही गिन लेना लो स्पिन में।
या हाई स्पिन से उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली लो स्पिन है। विद लॉजिक मेरे को यहाँ बताना ठीक लगा। ये वीबीटी वाली डीपीपी में शायद आपके डाउट्स भी आए हों, अगर मैम से आपने आज मॉर्निंग में बात की हो। तब तक ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिवर्सल पैक करके नहीं दिया था, बात तो हो चुकी थी कि अब आप कहोगे ना इसमें 3+ तो है ही नहीं। मैंने 3+ के लिए बोला था कि इतने में ये हो जाता है, उसके लिए ये हो जाता है, बट यहाँ तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3+ नहीं है, तो शायद आपको दिक्कत आए। अब वीबीटी के डाउट्स मेरे को नहीं लगता डीपीपी में ज्यादा बचनी चाहिए व्हेन आई एम कवरिंग दिस ऑल्सो, क्योंकि वीबीटी का ही क्वेश्चन ले रही हूं मैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। लो स्पिन है तो कलर भी बता दोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट बता दोगे, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दोगे। दैट्स ऑल अबाउट वीबीटी सीएफटी। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल में करवा चुकी थी, एम आई राइट? क्विक रिवीजन लेते हैं इसकी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला कौन सा था? आई होप करवा चुकी थी तो कोई नोट नहीं कर रहा है इसको, बिकॉज इट इज जस्ट अ रिवीजन। एक तो था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या होता था, कौन सा आयन, टाइप ऑफ आयन आयोनाइज होके बाहर जाएगा, अगर वो डिफरेंट हो विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ऐसी दो फॉर्म्स को क्या कहते थे? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या कहते थे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे रिएक्शन बेस्ड, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी। सॉल्वेट, सॉल्वेट में क्या देखा था? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर बाहर हो रहा है इफ सॉल्वेंट इज अ पोटेंट लिगेंड, इफ सॉल्वेंट इज अ पोटेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये शर्त थी। तो इसमें अगर मैं देखूं तो एक वाटर बाहर गया, उसके बदले एक Cl अंदर आया, तो ये हो गया। 3 भी आप लोगों ने डिस्कस भी किया था उस वक्त। तो अब इसमें क्या किया, अगले में एक नहीं 2 वाटर बाहर पहुंचाए, तो 2 Cl को अंदर आना पड़ा। मैक्सिमम 3 वाटर और 3 Cl को स्वैप कर सकती हूँ। तो ये दूसरा आइसोमर कौन सा था? सॉल्वेट। इसमें अमोनिया भी हो सकता है, इसमें बेंजीन नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने को। अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। वाटर है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर, लेकिन बाकी कोई और सॉल्वेंट है तो उसको बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमर। तीसरा मेरे पास था लिंकेज, द इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई। तीसरा आपके पास आ गया लिंकेज आइसोमर, जिसमें एम्बिडेंटेट लिगेंड्स थे SCN के NCS, कौन से लिंकेज से होगा, O से होगा कि N से होगा, वो अपना नाइट्रो में हमने देखा। तो वो डिफरेंस हुआ, तो इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप बोलेंगे हम? लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या था? ये उन कॉम्प्लेक्सेस में था जिनमें कैटायन एनायन दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, और एक मेटल और दूसरे मेटल के साथ लीगेट करने वाले जो लिगेंड्स थे उनका नंबर या टाइप बदल जाए। तो ये सारे के सारे आपस में क्या थे बच्चों? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसकी शर्त यही थी कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्सेस। और ये स्वैपिंग लिगेंड्स कंप्लीट और पार्शियल, यानी नंबर ऑफ फॉर्म्स गिनने के लिए ये एक तरीका और हो गया। और दोनों में लिगेंड्स डिफरेंट होने चाहिए, 6 सेम हो गए तो नहीं हो सकता, हेटेरोलिप्टिक होना चाहिए। पता चले यहाँ भी 6 अमोनिया दे रखे हैं, यहाँ भी 6 अमोनिया दे रखे हैं, फटाक से मैंने तो याद किया हुआ है जी कि 2 कॉम्प्लेक्सेस हों, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स एनायन भी कॉम्प्लेक्स, उसमें ये वाला तो पक्का होता है और ऑब्जेक्टिव टिक कर दिया बोर्ड के पेपर में, भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। ये ध्यान ही नहीं दिया कि लिगेंड दोनों में सेम है, क्या स्वैप करोगे भाई? तो लिगेंड भी डिफरेंट होने चाहिए, एज अ होल इट शुड बी हेटेरोलिप्टिक। दोनों साइड लिगेंड भी सेम होंगे तो भी ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहां तक क्लियर सबको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स में एनसीईआरटी के 4 टाइप्स खत्म। 5वां और 6ठा सिर्फ जेई और नीट के लिए। खुद देखें बच्चे, इतना बताने के बाद क्या मेरे को पढ़ाने की जरूरत है 5th और 6th आइसोमेरिज्म? नोट करिए, समझिए, फिर मैं क्विक रिव्यू दे दूंगी इस। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशो। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मुझे पता है तो चेक करना, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, 1 प्लैटिनम 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, लेकिन इस वाले में क्या है? 2 प्लैटिनम 4 अमोनिया 4 क्लोरीन। इसका भी तो सिंपल होल नंबर रेशो ये आ जाएगा, प्लैटिनम और 4 अमोनिया 4 क्लोरीन, ये 2 प्लैटिनम, तो 1 इस पूरा इसको कर दूं तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लैटिनम 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, मैच कर गया। इंपेरिकल फॉर्मूला मैच करे अगर
तो उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर, यानी कि इसके अंदर एक यूनिट थी तो इसके अंदर उसी की डबल यूनिट थी। पॉलीमर क्या होता है? रेपिटेटिव यूनिट्स। अगर यही फॉर्मूला में 3 से डिवाइड करना पड़ता तो ट्राइमर होता, टेट्रामर, पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब जब दो एग्जाम्पल्स के अंदर आपको क्या चीज मिले? एम्पेरिकल फॉर्मूला मैचिंग मिले किन्हीं भी दो में। तो इसका तीसरा आप खुद ही बना सकते हो, वैसे आप चाहो तो इसका तीसरा बना भी पाओगे अपनी क्रिएटिविटी से, बाकी मेरी डीपीपी काम कर देगी। 6th और आखिरी नाम बता रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने वालों की पोजीशन बदल गई तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन किस रिगार्डिंग बदली? ये सिर्फ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाने वाले के लिए, वरना तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ के आए थे, स्वैप कर दिए थे, वो नाम होना चाहिए था इसका। बट यहाँ फर्क क्या है? पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है। कितने सेंट्रल एटम है इसके अंदर? मेटल के आयन कितने हैं? 2। दोनों पे अगर देखिए, यहाँ कितने अमोनिया? 4 अमोनिया। यहाँ क्या है? 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन। लेकिन इसी का एक काउंटर पार्ट मैंने बनाया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं बदल रहा उसमें क्या हो गया? दोनों साइड एक एक क्लोरीन और दोनों साइड अगर देखो तो 3 अमोनिया। बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लिगेंड्स का, दोनों के दोनों सेंट्रल आयन के चारों तरफ। दैट इज व्हाई आई नेम्ड इट अ सिमेट्रिकल फॉर्म, आई नेम्ड इट अ अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सिर्फ कोऑर्डिनेशन पोजीशन बदल गई, इसीलिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये इनको हमने लास्ट में लिया है तो कहीं हल्के में मत लेना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना और दिमाग खुला रखना। आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो आप उनको पकड़ पाएं। यहां मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करती हूँ क्लोज। अब शुरू होते हैं अगले पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, कोई लिंकेज विंकेज वाला फर्क नहीं, कोई आयोनाइजेशन का फर्क नहीं, लेकिन तीसरी चीज क्या डिफरेंट हो गई? जब आप जानते हैं स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। स्पेशल अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो गया तब उस आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं, पहली स्लाइड पे मैंने दिखाया था। कौन से 2 तरह के? ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल। प्रॉब्लम ये, इनके क्वेश्चन मर्ज होके आते हैं, ये एक ही साथ पूछा जाता है। ज्योमेट्रिक के बाद ही ऑप्टिकल बता सकते हो आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता बिना ज्योमेट्रिक बनाए ऑप्टिकल बना दो। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आया तो ऑप्टिकल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिक के अंदर से ही ऑप्टिकल निकलेगा यहां पे। तो आपके आंसर होंगे सिस वाला तो ऑप्टिकल है, ट्रांस वाला ऑप्टिकल नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे स्टार्ट ऑप्टिकल से, जो मेरा स्टार्ट होना है स्टीरियो, वो स्टार्ट ज्योमेट्रिकल से होना है, एंड ऑप्टिकल पे होना है। दोनों अपने आप में इंटर रिलेटेड है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब था वो समझते हैं पहले। कोई ना कोई स्पेशल अरेंजमेंट फर्क। अगर 2 सेम लिगेंड सेम साइड हैं उसको बोलते हैं, सेम प्लेन में सेम साइड है उसको बोलते हैं सिस, और 2 सेम लिगेंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में है उसको बोलते हैं ट्रांस। सबसे पहले अब इसमें आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ही करना है, और कहीं होता ही नहीं है, समझ लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे पास 2 ज्योमेट्री आती है, एक आती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरी आती है स्क्वायर प्लेनर। नाम में ही प्लेनर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये मेरे लिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अगर मैं आपको कहूं, इमेजिन करिए इस रूम में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होगी? मेटल यहां बीच में, निकल बीच में है 2+, इधर क्लोरीन, राइट। टेट्राहेड्रल पोजीशन में कभी ऐसा तो होता ही नहीं, आप जानते हैं टेट्रा में क्या होता है? 109 डिग्री का एंगल बनता है। वो जो 4 पोजीशन है, एक इधर आएगी, एक इधर आएगी, एक कहीं उधर आएगी, एक उधर आएगी, चारों पोजीशन एक दूसरे के साथ 109 डिग्री एंगल बनाती हैं। कोई एकदम ऑपोजिट नहीं है, कोई एकदम सेम नहीं है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी है जिसमें ऑल 4 प्लेसेस आर आइडेंटिकल, ऑल 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जब उसमें ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी डोंट फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल।
क्योंकि उसके अंदर सारे पोजीशन रिलेटिवली एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। किन दो को डिफरेंट बोलूं, किन दो को सेम बोलूं? कोई कहे नहीं यहां वाली और यहां वाली ऑपोजिट है, नॉट पॉसिबल। 180 डिग्री एंगल थोड़ी ना बना रखा है जो ऑपोजिट है। तो इसीलिए चारों इतनी आइडेंटिकल हैं कि उसमें कोई भी दो पोजीशंस को मैं ऑपोजिट बोल ही नहीं सकती। इसीलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक आधा कोई स्पेशल केस आ जाए तो उसके लिए दिमाग को खुला रखिएगा, मतलब जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर। तो इसमें कोई भी, कुछ हैं केसेस आएंगे बाद में, पहले बेसिक बता लूं। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की गुंजाइश नहीं है। किसमें? टेट्राहेड्रल में। मिला नहीं हमको, मिल जाएगा तो गुंजाइश बना देंगे, हमको मिला नहीं। क्या इतना क्लियर हो गया सबको? राइट। तो टेट्रा के लिए ज्योमेट्रिक, अच्छा ज्योमेट्रिकल नहीं है तो ऑप्टिकल का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नो ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब इसको थोड़ा रिटेन कर पाए तो एक क्वेश्चन पूछती हूं आपसे। अब तक के पढ़े हुए आइसोमेरिज्म में कौन कौन से पॉसिबल होंगे? इसमें टेट्रा आते ही बिंदास हम हो जाएंगे नो ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल, मूव बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे लिए ज्योमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म में वो अब आपको पता चलेगी। अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस? आगे चलूं तो जहां आप टेट्रा देखोगे नो ज्योमेट्रिकल नो ऑप्टिकल, ऊपर लिखा हुआ था, एग्जाम्पल बाद में दिख रहा है मेरे को। चलो, अगर स्क्वायर प्लेनर आया, सभी लोगों के लिए, अभी कुछ भी जेई नीट के लिए अलग होगा तो बताऊंगी। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अब इन चारों में आप बच्चे मेरे को हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करके दो। दिस वॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। जब तक तुम हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पा रहे, बिना किसी हिंट के टॉपिक छूना मत। निकल Cl4 2 नेगेटिव, वही इसी का ही कुछ क्रिएट कर रही थी और लगा नहीं मैं आयोनाइजेशन भी साथ घुसा दूं, सारा गड़बड़ हो गया। क्यों? sp3 वीक फील्ड है, वीक फील्ड है इसका मतलब नहीं। और मैंने आपको कहा था जब जब क्वेश्चन में कोई शर्त नहीं दे रखी प्लीज CFT से जाइएगा। यहां कुछ नहीं लिखा आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बताना है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के एग्जांपल्स में ये चार हैं और मैंने पूछा है इनमें से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। माय क्वेश्चन इज दिस। ये तो चलो मैंने अलग बात लिखी है, इन चारों में से किस में होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या बता रहे हो तुम लोग? sp3 माने टेट्राहेड्रल। एवरीवन sp3 पे एग्री करते हो? कोई टेट्राहेड्रल वाला हो, सॉरी कोई स्क्वायर प्लेनर वाला हो तो बताएं एग्री कर रहे हो। बैक पेयरिंग होनी ही नहीं, बैक पेयरिंग नहीं होनी तो अंदर का डी नहीं मिलना, अंदर का डी नहीं मिलना तो dsp2 तो नहीं होना, sp3 होना है। तो मैं इस पे टेट्राहेड्रल पे आ रही हूं। चलो, टेट्राहेड्रल में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो रूल्ड आउट। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। लेट मी रिपीट माई क्वेश्चन। व्हाट अबाउट दिस जिंक d10? इसमें d10 है, तुम d का करोगे क्या? तो इसमें कौन सी? sp3। ये हो गया टेट्राहेड्रल, इसमें होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी, बट मैं जरा हाइब्रिडाइजेशन चेक मार रही हूं। दिस इज नॉट राइट वे, बट मेरा काम है ऑल्सो फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल। प्लेटिनम की, प्लेटिनम पैलेडियम नीचे वाले हैवियर मेंबर है। मैंने कहा था कोई पास्ट ईयर उठा लो, तुमको किसी ना किसी में एक ऑप्शन के तौर पे प्लेटिनम और पैलेडियम मिल जाएंगे। दे आर बाय डिफॉल्ट लो स्पिन रिगार्डलेस ऑफ। अब आप कहोगे मैम आपने ना मिक्स्ड वाले पढ़ाए नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैंने उसके बजाय आपको बेटर सॉल्यूशंस दे रखे। तो इसमें तो लो स्पिन माने बैक पेयरिंग, बैक पेयरिंग माने डी खाली हो गया। ये एनसीईआरटी के एंड में सिस्प्लैटिन एप्लीकेशन में दे रखा है, ट्यूमर्स को ट्रीट करने में सिस्प्लैटिन यूज होता है, बकायदा इसका फॉर्मूला दिया है, नाम में क्या दिया है? सिस्प्लैटिन। तो ये तो खैर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इसलिए लिख दिया, अगले थोड़ी लिख के दे रहे हैं। इसमें प्लैटिनम में लो स्पिन माने डी में क्या होगी? पेयरिंग। डी में पेयरिंग होगी, एक डी खाली हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? dsp2। चांस है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात पे चल रही हूं कि स्क्वायर प्लेनर में होता है। कैसे होता है वो तो भी टॉपिक ही नहीं आया, तो चांस है इसमें होगा। कॉपर d10 और यहां पर 2+ तो d9 हो जाएगा। अब दैट समबडी इंटरवीन्ड,
ये एक स्पेशल केस था, इसमें कौन सी आई थी बच्चों? DSP2, प्लीज चेक, ये मैंने लिखवाई थी, याद होनी चाहिए। किसके लिए? नहीं नहीं, ये जब मैंने VBT की लिमिटेशन में कुछ एग्जांपल थे उसमें दिया था, आई रिमेंबर, और मेरे टेस्ट में भी था शायद। ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ गए, बढ़िया यार, एक बच्चे ने बचा लिया मेरे को। नहीं, पर वो कॉपर +2 के लिए बोला मैंने, M2+ के लिए, तो मैंने M2+ के लिए ये भी आज लिखवा तो दिया, अप टिल अमोनिया नहीं, बिफोर अमोनिया वीक है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो गया तो बैक पेयरिंग DSP2। +3 था, +2 था, चेक करो चेक करो चेक करो। +3 के लिए है ना, ये वाला मेरी VBT का स्पेशल केस है, याद रखना पड़ेगा। हाँ, सॉरी, वेरी मच अंडरस्टूड। सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला यही होता है। अभी मैं असली मुद्दे पे आना चाह रही हूँ, बट गुड दैट समबडी पॉइंटेड आउट, ऐसे ही याद होता है क्लास में, तो आई होप अब आप याद रखेंगे। अब मैं मुद्दे पे आ जाऊं जिसके लिए क्वेश्चन लाई थी। सभी लोग, ये हर एक को करना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना। बार बार टकराओगे, बार बार भूलोगे तो ही याद होगा, तो DPP से बचना मत, गलतियां तो उसी में होनी है। अब मैं आऊं जिस चीज के लिए क्वेश्चन लाई थी, इस तरह से ढूंढने लगी तो मेरा तो टाइम लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। ये 1 मिनट वाले क्वेश्चन नहीं है अक्षिता, यही है पन्ने बाद में पलटना। 1 मिनट वाला नहीं है, 2 सेकंड वाला है। कैसे? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, फिर हम इसको री आंसर करेंगे, ठीक है? तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैसे दिखता है? ये जब पता था, ये सिर्फ हेट्रोलिप्टिक में ही होते हैं, तो सारी ऑप्शन रूल्ड आउट हो रही थी बच्चों। मैंने तो पढ़ाया ही नहीं था, इसलिए अभी तक आपसे ऐसे पूछा, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी तड़ाक से आंसर देके निकल पड़ो तुम लोग। अगर आपके पास हेट्रोलिप्टिक है तो ही ये आइसोमेरिज्म हो सकता है। क्यों भाई? जब सारे सेम हैं लीगेंड, कौन से 2 ऑपोजिट, कौन से 2 सेम? कैन यू टेल सिस ट्रांस? नहीं। जहां आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा पढ़ा है एल्कीन्स में, उसमें भी अगर मैं कहूं यहां भी A है, यहां भी A है, यहां भी A, यहां भी A, बता सकते हो सिस ट्रांस? नहीं। तो होता ही हेट्रोलिप्टिक में, ये भी होमो था, ये भी होमो था, ये भी होमो था। ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड का था हेट्रोलिप्टिक, बट मेरा पर्पस यहाँ स्क्वायर प्लेनर निकलवाना नहीं था, रेदर मेरा पर्पस यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकलवाना नहीं था। मेरे को तो किसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन का करना था, बिकॉज इट कंसिस्टेड ऑफ 2 स्पेशल केसेस जो मुझे हर वक्त ध्यान रखने हैं। तो ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड में उड़ा दोगे अदरवाइज आप लोग, कि हेट्रोलिप्टिक होने चाहिए, आपने 3 केसेस तो होमो वाले दे दिए। तो हेट्रोलिप्टिक का मतलब क्या है? लीगेंड शुड बी डिफरेंट। अगर आपको करना आ जाए, खासकर ऑनलाइन वाले बच्चे जो घर बैठ के देख रहे हैं, अगर आपको टॉपिक करना आ जाए तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, नहीं आए तो ये आपका एंड तक पेन एरिया रहेगा। और इस चैप्टर का रिवीजन में मेरे को दिसंबर जनवरी में एक ही टॉपिक मांगते हैं बच्चे, ये। और मैं कहती हूँ भाई रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि एक दिन इतना फोकस लाना मुश्किल होता है वापस से उसी टॉपिक में। तो अब क्या ये हेट्रोलिप्टिक है? यस। सिस्प्लेटिन यही तो था, प्लेटिनम, उसका 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया। मैंने दोबारा लिखा क्योंकि निहायत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, प्लेटिनम है, और इसमें हमेशा लो स्पिन है। और सिस्प्लेटिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि ट्यूमर की ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। तो अब इसकी सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म सबको समझ आ रही है? 2 similar ligand on the same side, 2 similar ligand on diagonal to each other are trans. क्या कोई तीसरी फॉर्म बना सकता है इसकी? पक्का मजाक नहीं बनाएंगे, ट्राई करो, कि खुद को घर पे ना आए ना ये कंफ्यूजन। क्या कोई तीसरी फॉर्म बना सकते हो? यार क्रिएटिव नहीं है बच्चे। मैं बनाऊं एक बच्चा जो तीसरी फॉर्म बना सकता है? पहले तो बनाते थे बच्चे, अब डरने लग गए हैं लगता है। घुमाया ही है, हम भी करेंगे ये। एक क्वेश्चन में 8 से 9 फॉर्म्स बनी होंगी और पूछा जाएगा इनमें कितने पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ये सेम है, इस वाले को अगर मैं घुमा दूं तो यही आ जाएगा। तो ये घुमाने वालों को मत गिन लेना, बस वो आइडेंटिकल हैं, दे आर नॉट पेयर। कोई कहे ना आर दे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो, नहीं ये तो हैं, सॉरी, ये और ये नहीं,
क्योंकि इसमें घुमा के वो बना दिया है। तो थोड़ा सा इस बात के लिए अलर्ट तभी रहते हैं जब गलती हो जाए। तुम नहीं करोगे तो सोच ही रखा होता है हमने, हमें करनी पड़ेगी ये एंटिसिपेशन, तो हमें करना ही है, पता चले आज गलती कर दो टेस्ट में जी। यानी स्क्वायर प्लेनर में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेरे को ढूंढना था तो एक तो मिला A2B2 में, A2B2 याद रहेगा सबको, दो एक जैसे और दो एक जैसे। अब दूसरा पॉसिबल A2XY, यानी कि सपोज ये दो अमोनिया, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन। अगर अब मेरे को इसको सिस देना है तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, मैंने घुमा के लिख दिया। सिस तो मैं इसी हिसाब से दे रही हूं ना, ए के रिस्पेक्ट में दूसरा ए भी सेम साइड पे आया तो इट इज सिस। इसमें ए के रिस्पेक्ट में दूसरा ए ऑपोजिट साइड पे आया तो इट इज ट्रांस। घुमा के ही दे दिया मैंने या घुमा के नहीं दिया? किसको घुमा के आ रहा है ये तो घुमा के ही दे दिया जी, ये कुछ नहीं है राइट। ये तो इसी को लिखने का डिफरेंट तरीका, यूं घुमा दिया। तो शायद ये तो बड़ा डायरेक्ट था। जब दो एक जैसे हैं तो ए ऑन सेम साइड, ए ऑन डायगोनल टू ईच अदर, सिस एंड ट्रांस रिस्पेक्टिवली। चारों अगर डिफरेंट हो लिगेंड्स, क्या तब होगा भाई इससे ज्यादा अनसिमेट्री क्या मिलने वाली है मेरे को? तो इसमें तो स्पेशल अरेंजमेंट बहुत ही अलग पॉसिबल हो सकता है, इससे ज्यादा कहाँ ही मेरे को मिलेगा? तो यस होगा। बट इसमें सिस ट्रांस तुम कैसे ढूंढोगे? सिस तब होता है जब दो सेम सेम साइड पे हो, दो सेम जब ऑपोजिट साइड पे हो। यहाँ तो कोई दो सेम ही नहीं है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, अमोनिया और आयोडीन, ये चार केसेस। अगेन प्लेटिनम के लिए मैं क्यों ले रही हूँ प्लेटिनम के एग्जाम्पल? मैं क्यों सारे एग्जाम्पल में प्लेटिनम ला रही हूँ? सॉरी, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये श्योरिटी से स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए लेके आ रही हूँ। टेट्राहेड्रल मेरे को रिस्क हो जाएगा, उसमें तो होता ही नहीं। तो सर प्लेटिनम इसलिए नहीं ले रहे हम कि रिएक्ट नहीं करता है, ये तो तीर है, 3-4 फिक्स केमिस्ट्री में लगी जाएंगे। मैं क्यों प्लेटिनम के केसेस ले रही हूँ? स्क्वायर प्लेनर शर्तियां मेरे को मिले इसमें, तो मैं ये स्क्वायर प्लेनर पढ़ाते वक्त देखो ध्यान से, अपने आप की गलती बचा रही हूँ, मेरे से गलती ना हो जाए। प्लेटिनम पैलेडियम उठाऊंगी जहाँ कंफर्म्ड लो स्पिन है। सो ये चार है। अब इन चार में मैं कैसे सिस ट्रांस ढूंढूं? इससे बढ़िया तो स्पेशल अरेंजमेंट का घौच पौच कहीं मिल ही नहीं सकती मेरे को। मैंने फिक्स कर दी ए की पोजीशन, जो उस एग्जाम्पल में बोल गई एक्चुअली वो इसके लिए था। किसी भी एक की पोजीशन फिक्स कर दो, उसके रिस्पेक्ट में मैंने सिस किसको लिया है वो सोचना है। मैं यहां पर कह रही हूं ए और बी अगर सेम साइड पे हैं तो दैट इज सिस। तो ये फॉर्म भी सिस होगी, ये फॉर्म भी। चेक करना क्या बदला मैंने, एक्स और वाई की पोजीशन बदल दी। तो इन दोनों को तुम घुमा के भी नहीं ला सकते। अब तीसरा ट्रांस कौन सा है जिसमें ए और बी को मैंने ऑपोजिट कर दिया? किसी एक को फिक्स किया, उसके किसी पड़ोस वाले को मैंने सिस ट्रांस के लिए फिक्स किया। यानी इन शॉर्ट ए बी सिस, ए बी ट्रांस, ए बी सिस, ये होगा। अब मैं ऐसा एक ड्रॉ करके तुमको दे दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं, मैं आईयूपीएसी नेम दे दूं इसी का, इसका आईयूपीएसी नेम तुम तड़ाक से बना लो, लेकिन उसके आगे अब मैंने क्या लिख देना है? सिस। सिस लिखूंगी, आईयूपीएसी नेम के आगे सिस मिलेगा आपको, ट्रांस मिलेगा तो, और आपको कहा जाएगा ड्रॉ इट्स आइसोमर। तो यहां सिस लिखा है तो पहले तो मैं सिस बनाऊंगी, फिर मैं उसका ट्रांस बनाऊंगी। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रही है कि आईयूपीएसी नेम देंगे, आगे सिस ट्रांस लिख के और कहेंगे ड्रॉ करो इसको। तुम्हें ड्रॉ करने से पहले पता होना चाहिए सिस ड्रॉ करना है कि ट्रांस ड्रॉ करना है। एक आता होगा तो ही दूसरा आता होगा, या इसका दूसरा ज्योमेट्रिक आइसोमर ड्रॉ करो। नाम दिया सिस का और कहा ड्रॉ इट्स अदर आइसोमर, तो सिस आता होगा तो ही आपको ट्रांस आएगा। तो ये अच्छे क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। स्क्वायर प्लेनर के मैंने 3 केसेस कराए, तीनों याद रहे। मेरे से पूछा है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर ज्योमेट्रिकल की शर्त ना होती, स्ट्रक्चरल तो एक ये एम्बीडेंटेड लिगेंड देख के लिंकेज वाला तो मैं टिका सकती थी, बट मेरे पास क्वेश्चन में है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? क्यों NO2 से इतना टेम्पटिंग क्वेश्चन किसी ने छोड़ा है लिंकेज वाला? क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं आता, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं पहले इसका एक स्ट्रक्चर ये बनाऊंगी बच्चों, इसके कितने बनेंगे कुल मिला के? 3, 2 सिस, 1 ट्रांस। फिर ये भी तो बनाना पड़ेगा। हाउ कैन आई इग्नोर दिस? एक ये आपके जेई के क्वेश्चन है
कि आप 3 बोल के चल नहीं सकते, ये तो हमें बताया हुआ था, 3 बनेंगे इसके, 2 सिस 1 ट्रांस। लेकिन रिमेंबर डेफिनेशन क्या थी ज्योमेट्रिकल या स्पेशल आइसोमेरिज्म की? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्पेशल फॉर्म डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। व्हाट इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कोई फर्क आ गया तो उसके अलग 3 सेट बनेंगे। कुल मिला के कितने आइसोमर्स? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 6। अब अगर 6 हैं, कोई मेरे से टोटल पूछता तो 6 ही हैं, जिनमें से 2 एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स भी हैं। आप 6 का 8 नहीं करोगे, यही गलती होनी है इंटीजर टाइप में। मेरे से 6 के 6 रहेंगे टोटल। 6 हैं जिसमें से 3 आपस में क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 3 और क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड आउट ऑफ दीज 6 2 क्या है? लिंकेज आइसोमर्स। ये 2 और ऐड नहीं कर सकते। काहे को 2 स्ट्रक्चर दोबारा लिखोगे इन दोनों में? अदरवाइज तो कोई रिश्ता ही नहीं था इनमें कोई आइसोमेरिज्म था ही नहीं ज्योमेट्रिकल। ये तो 2 क्या थे एक दूसरे के? लिंकेज। फॉर्म तो 8 ही हुई, सॉरी 6 ही हुई, लेकिन आइसोमर्स कितने हुए वो आप 2 सिस इसमें, 2 नीचे वाले में, एक ट्रांस इधर और एक लिंकेज। तो एक फॉर्म को 2 बार गिनना अलाउड नहीं होगा। नोटेड? ये सिर्फ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर रहे हैं कि आने वाले सभी तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर आपको मिल जाए। चलो जी, यहां तक तो आपका एनसीईआरटी रिलेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का चल रहा था। 1-2 मैं आपके जेईई नीट के इसी के साथ ले रही हूं, इसे समझना फिर नोट करना। AB2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AB ब्रैकेट 2? डाइडेंटेट लीगेंड। डाइडेंटेट लीगेंड अगर है तो मैं उसको 2 अल्फाबेट्स दे रही हूं। अब तक क्या चल रहा था? A2B2, X2Y2। अब AB2 मतलब इट इज डाइडेंटेट। डाइडेंटेट लीगेंड को दिखाने का एक तरीका नहीं है, 2 तरीके हैं। या तो आप AA2, AA3, AA दिखाएंगे, या आप ऐसा कुछ दिखाएंगे। अगर दोनों ज्वाइनिंग एटम सेम है, जैसे ऑक्सिलेटो में दोनों O हैं, इथाइलिन डायमीन में दोनों नाइट्रोजन हैं, तब तो AA बोलोगे। लेकिन अगर ज्वाइनिंग एटम्स डिफरेंट हैं तो AB। स्क्वायर प्लेनर में तभी आपको ये वाला मिलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लीगेंड आए। सिमेट्रिकल में मिलेगा ही नहीं। सिमेट्रिकल में क्या करोगे सिस ट्रांस? कैसे? वो बता रही हूं अभी, ऐसे लर्न नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं, अगेन IUPAC नेम से पूछेंगे, ये ड्रॉ करके नहीं देंगे आपको। कहीं आप सोच रहे हो ऐसे बना देंगे फोटो तो मैं तो फट पकड़ लूंगी, सॉरी, ये आएगा। इससे पूछेंगे 4 नाम, इनमें से किस किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता? तो सिस, बिस, ग्लाइसिनेट, प्लैटिनम देखते ही स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है, चांस है होगा। लेकिन बिस ग्लाइसिनेटो डाइडेंटेट लीगेंड कितने हैं? 2। ग्लाइसिनेटो मैंने आपको स्पेसिफिकली याद कराया था, ये अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लीगेंड है। लीगेट करने वाले दोनों एटम्स डिफरेंट हैं। लक्ष्मी, इसको मैंने सिस क्यों कहा होगा? वाई? क्यों? दिशा, अक्षिता, इसको सिस क्यों कहा? लीगेट करने वाले एटम्स आर सेम एट सेम साइड, सेम एट सेम साइड। दोनों नाइट्रोजन एक साइड, दोनों ऑक्सीजन एक साइड, दैट इज सिस। मैंने दोनों सिस बना दिए हैं। चलो, अब तुम पकड़ ही सकते हो गलती, फिर तो आ गया। यहां क्या बनना चाहिए था? ऑक्सीजन और, तो क्यों सिस और ट्रांस था? अब अगर बोलो यहां पर कि ऑक्सिलेटो दिया होता, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लीगेंड, ओ ओ ओ ओ, क्या कर लेते? तो अभी तो मैं सिर्फ उस चीज के लिए तैयार कर पा रही हूं किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, किसमें नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। कैसे? तो अगली स्टेज होगी जब आप घर जाके इनको दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। इतना क्लियर सबको? सिमेट्रिकल में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं नहीं लिख रही सिमेट्रिकल में पॉसिबल नहीं, मैंने पढ़ा दिया। या आपकी अपनी मेहनत है कि सिमेट्रिकल में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। इसमें नहीं होगा और इसमें वेरी मच होगा। लीगेंड्स की लिस्ट में तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से अनसिमेट्रिकल हैं, कौन कौन से सिमेट्रिकल हैं। नीट बच्चे,
इसमें कितनी फॉर्म्स, इसमें कितनी फॉर्म्स? पहले में तो 0, क्योंकि हेट्रोलेप्टिक है ही नहीं। एक तो हो नहीं सकता ना, सिस होगा तो ट्रांस तो होगा बेटा। 2 0, किसको सेम और किसको ऑपोजिट कहोगे? राइट अब ये कहोगे सिस है जी, दोनों सेम साइड है, ओके। मैं कहूंगी ये भी तो दोनों सेम ऑपोजिट साइड है, ट्रांस और सिस दोनों एक ही में आ गए, 0। तो इन दोनों में कोई चांस ही नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आने का। टेट्रा नहीं, स्क्वायर प्लेनर, ये एनसीईआरटी भी पकड़ सकती है क्योंकि उनकी डेफिनेशन में है। दिस इज वेरी सिंपल, बट उस वक्त उसको इंप्लीमेंट करना आना इज बिग डील। नोटेड एवरीबॉडी? अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें D2 sp3 हो, sp3 D2 हो, कोई हेडेक नहीं, उसमें ऑक्टा ही बनना है। ऑक्टा का ज्योमेट्रिकल इज इजीएस्ट, अगर आप मेरी बात मान लें तो, और अगर ना माने तो आप उसमें गुम हो जाने वाले हैं, क्योंकि किताबों में ये नहीं लिखा होता। ये कह लीजिए हमने जुगाड़ सीखा है अपना, जब हम पढ़ रहे थे। कोई कहीं कुछ नहीं बताता इसके लिए कोई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है बच्चों, इन दोनों पोजीशंस को आप सेम साइड एज्यूम करते हैं। किताबें हम देखते हैं, इसका कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे ही दो, क्योंकि इनमें एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री वालों को सेम और 180 डिग्री वालों को ऑपोजिट। तो जब हम ऐसे कुछ शॉर्टकट्स देने की कोशिश करते हैं तो हम टीचर्स पे बड़े चैलेंजेस आते हैं। और वो चैलेंजेस क्या? अच्छा 90 डिग्री ये दोनों सेम है, ये और ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी सेम प्लेन है, फिर ये और ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी सेम प्लेन है, और मैथ्स लगा देते हैं 90 90 90, फिर तो ये भी दोनों सेम होंगे। तो आई होप ये मैथ्स आप ना लगाएं, ठीक है? ये हमारे पास बहुत चैलेंजेस आते हैं कि आप एजम्पशन ऐसे कैसे जुगाड़ ले आते हो। तो हमारा आंसर ये होता है, हम हमारे जुगाड़ से आंसर सही आएगा। वेरी ऑब्वियस, ये दोनों 90, ये दोनों 90, ये दोनों 90, तो आप यहाँ पर वो नहीं कर सकते, ये सेम प्लेन, ये सेम प्लेन, ये सेम प्लेन, मतलब ये इलॉजिकल है, बट ये मेरे पास अक्सर आता है। तो अब के आया तो मैंने पिटाई लगानी है, ये मत ले आना मेरे पास। तो इन सिंपल टर्म्स, ये दोनों सेम साइड, यस, ये दोनों सेम साइड, यस, ये दोनों सेम साइड, यस, ये दोनों सेम प्लेन, यस। उसके अलावा कोई कमिटमेंट नहीं दे रही मैं सेम प्लेन का, मैं सिर्फ इन लोकेशंस को सेम प्लेन के लिए आपके लिए कह रही हूँ। उसके अलावा कुछ काम तो आप भी करके लाओगे कि हाँ मैम ये भी है। तो इन दोनों को अगर तुमने सेम साइड मान लिया, यहां पर सेम ग्रुप मौजूद होगा, तो उसको आंख बंद करके क्या बोलना है? सिस। सिमिलरली सेम तो मैंने आपको बता दिया, बट किन को दो ऑपोजिट, ऑल्दो मैंने बता दिया, स्टिल ये पूरा 180 डिग्री जो है, they are actually opposite to each other. Yes, this also. If something is opposite, it means it has to be 180 degree. इन दोनों जगह कोई सेम चीज लगी हो, दोनों जगह क्लोरीन, दोनों जगह अमोनिया, या दोनों जगह कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका क्या मतलब होगा? सेम एट ऑपोजिट एंड्स, इट मींस वो पोजीशन क्या कहलाएंगी? ट्रांस। ये रहा तो उसके बाद तो तुम उड़ा दोगे। हाँ, इस पे किसी ने चैलेंज किया तो मेरे लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लेट्स सी, सबसे पहली कैटेगरी A4B2, एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल, चेक सिस ट्रांस, सही बनाया। और कौन सा सिस, कौन सा ट्रांस? सिस बताने से पहले ये जरूर चेक करना, जब 4 A हैं, जस्ट आपको ट्रिक किया जा सकता है। यहां भी दोनों A लगा दिए और यहां भी दोनों A लगा दिए तो फंसते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। एनीवेज इतना फंसाएंगे नहीं, खैर और बहुत कुछ है इस चैप्टर में। तो ये दोनों सेम साइड हैं और सेम ग्रुप है, तो क्या मैं इसको सिस बोल सकती हूँ? एवरीवन, क्या इसको सिस बोल सकती हूँ? यही बताया। इन दोनों पे सेम ग्रुप, तो इसको क्या बोलूंगी? ट्रांस। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सिस ट्रांस का डिसाइडर 2 होगा, 4 वाला नहीं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सिस ट्रांस के लिए देखो कौन सी चीज 2 है, वो दोनों सेम साइड तो सिस, वो दोनों ऑपोजिट साइड तो ट्रांस। 4B को आंखें बंद कर लेना, देखना भी मत, गलती होगी अगर देख लिया तो। सिस ट्रांस बन गया बच्चों, बना लेना, क्योंकि मेरे को दोबारा चाहिए ऑप्टिकल में पन्ने पलटवाऊंगी तब खत्म होगा, ठीक है? ओके, A3B3 में से सुनना पड़ेगा आपको, इट इज नॉट दैट इजी।
A3B3 दोनों ही तीन तीन फंस गए, एक भी टू नहीं है, तो ये कुछ तो स्पेशल नाम आ जाएगा, होता है इसके अंदर। इसके दो आइसोमर्स बनते हैं, बस उनका नाम सिस ट्रांस नहीं होता, उनका नाम होता है फेशियल एंड मेरिडोनियल। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उनके नीचे एब्रीवेशन FAC फेक और MER मेर, ये लिखा जाता है फेक मेर। फेक स्टैंड्स फॉर फेशियल, दिस स्टैंड्स फॉर मेरिडोनियल। व्हाट डू आई मीन बाय फेशियल? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 8 फेसेस होते हैं। आई होप ये बात उस दिन भी हुई थी। अगर मैं हर कॉर्नर को जोड़ूं आपस में, दिस एंड दिस, इस तरह के 8 ट्रायंगुलर फेसेस मिलते हैं। 8 ट्रायंगुलर फेसेस मिलते हैं, इसीलिए इसको बोला गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर 3 सेम, जैसे कि 3A एक ट्रायंगुलर फेस पर लाई किए, तो उसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। ये बोर्ड में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर 3A या B जो भी चुन लो, मैंने A को चुना है, वो मेरिडियन ऑफ दिस ज्योमेट्री पे आते। इट इज नॉट अ फेस। अब आप समझ लो इस स्क्वायर का आधा है ये, जिसको मेरिडियन बोलते हैं। मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज दीज 3 पॉइंट्स। इन 3 पे अगर सेम आ गए, चाहे तीनों A आते चाहे तीनों B, उसको बोलते मेरिडोनियल। नोट करिए इसको, फेशियल मेरिडोनियल, बोर्ड में काफी बार आया हुआ है। IUPAC नेम में इसके आगे FAC या MER लिखना पड़ेगा। तो अगर आ गया ना फलाने का MER, यानी पहले लिख दिया MER और इसका ड्रॉ करो, तो मेरिडोनियल का मतलब उसके 3 क्लोरीन या 3 अमोनिया 3 वाटर जो भी है वो यहां ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब नंबर मिलेगा। अगलों ने IUPAC भी चेक मार लिया, अगलों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी चेक मार लिया, A3B3 वाला। नोट इट। दोनों फेसेस में, हाँ कुछ भी, मतलब ये तो ढूंढने के अपने अपने आप तरीके बन जाएंगे। हम बस एक लाइन पे चलते हैं कि हम एक लाइन से पढ़ा रहे हैं, दूसरा तो बड़ा एविडेंट है, आप देख सकते हो। व्हाई नॉट? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखना, अब तक तो थोड़ा एप्टीट्यूड आ गया होगा इसका। क्या लिखा है मुझे आपकी कॉपी में, अंदाजे से चाहिए, बनाओ। बनाना कॉपी पेस्ट नहीं, सोच के फिर बात करते हैं जी। अब ये तीसरा केस x2 y2 z2, z के रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ बच्चों? सिस। ये क्या हुआ? ट्रांस। आई होप आपने खुला खुला कॉपी में बनाया होगा, क्योंकि मेरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसकी फिर जरूरत पड़ेगी, हालांकि मैंने बोर्ड पे बना रखा है स्टिल। इसमें x के रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ? सिस। ये क्या हुआ? ट्रांस। ऐसे जब आप y के रिस्पेक्ट में भी बनाएंगे, यू विल फाइंड, जब इसको कंप्लीट करेंगे ना, यहां क्या क्या लिखते हैं आप, आपको सिर्फ 2 Z थोड़ी थे, आपके पास तो Y और X भी थे। जब आप उनकी भी पोजीशंस लिखेंगे ना, 6 फॉर्म बन ही नहीं सकती, एक रिपीट होगी कोई। तो 2 2 2 6 नहीं बनती इसमें। जब आप पूरी ड्रॉ कर लेंगे, आपको मिलेगा एक फॉर्म पहले ही बन चुकी है, तो इसमें टोटल कितनी होंगी? 5। अब इस खेल कूद में मैं क्लास का टाइम नहीं लगा सकती, आप खुद घर जाके बनाइएगा। अगर किसी के पास 6 फॉर्म आ गई तो लेके जरूर आना। ऑल योर्स। एक आ गया सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। अब इसमें मैं एक चीज बता दूं, दिमाग क्या काम करता है। इसको सिर्फ यूं बोल दिया हमने, ट्रांस बोलते वक्त ये और ये आपस में कभी भी एक लिगेंड नहीं बनाता। मतलब ये लोकेशन और ये लोकेशन इस तरह से, सॉरी, इस तरह से मैं नहीं बना सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, ये लोकेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। अब जो मैंने आपको डीपीपी दी है, अब जरूरत पड़ेगी उसकी, खोलो जरा डीपीपी, जो डीपीपी नंबर 6 है शायद आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने? एक माने दूसरी फॉर्म आप इसकी नहीं बना सकते। और वो क्यों नहीं बना सकते? ये इस तरह से आप EN को नहीं जोड़ सकते। तो ये आपको जो टेबल में 1 लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि आप ये नहीं बना सकते थे। अंडरस्टूड? तो इसकी कितनी फॉर्म बनेगी? एक ही बनेगा जी। सिस और ट्रांस 2 नहीं बनेंगे, एक बनेंगे। उस एक को मैंने क्या बोला है बच्चों? सिस। यानी 3 फॉर्म भी बन गई, कहीं पर कहीं एक भी बन गई, और पिछले में 5 बनी थी। तो ये वो केसेस है, कुछ कुछ मैं बना पाऊंगी, कुछ कुछ आपका काम होगा। इस टेबल को बिल्कुल आपको घुसना पड़ेगा,
चलूं आगे। अब एनसीईआरटी वाले केसेस फिर से, ये दो बीच में मेरे को आउट ऑफ एनसीईआरटी लाने पड़े। बन गया ये वाला, बनाओ। बस यही सवाल था, बिल्कुल जी, बिल्कुल करने पड़ेंगे। मैं तो अपनी 12th में छोड़ के गई थी इसको, क्योंकि मैंने कोई जेई नीट तो देना नहीं था। मैं तो जितना इस पूरे चैप्टर को ही छोड़ के गई थी, इसको छोड़ो। बाई चांस आया नहीं मेरे बोर्ड में, नॉट इन एनसीईआरटी, बट ये याद करने पड़ेंगे। धीरे 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 इतने आपको यूज टू हो जाओगे, जब मल्टीपल रिविजन्स होंगी हो जाएगा याद। बाकी केसेस याद ही नहीं करने पड़ेंगे, 3-4 यही याद करने वाले, बाकी तो बहुत इजीली होंगे। अब ये देखो बच्चों, दिस इज एनसीईआरटी, दिस इज योर एनसीईआरटी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी से एग्जांपल अभी मैंने देखा है, चेक। किसको सिस बोलोगे, किसको ट्रांस बोलोगे, बताओ भाई। लक्ष्य, पहले वाले को क्या बोलोगे, सिस, और इसको क्या, ट्रांस। क्या ही याद करना है इसमें, क्या ही दिक्कत, बनाओ। AA X2Y2, एक एग्जाम्पल मिस हो गया क्या एनसीईआरटी का, तीनों डाइडेंटेट। चलो बना दूंगी, आ रहा होगा आगे। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये पूरी स्लाइड नहीं है, 6 और 7। अब इसमें मेरे को आइडेंटिफाई करवाना है आपने, ये तो सिस हो जाएगा बच्चों विदाउट अ डाउट, ये ट्रांस हो जाएगा, इसका क्या करूं, नो कमेंट। अब उस टेबल में देखो, क्या इसके फॉर्म 3 दे रखे, ये कंफर्म्ड सिस है, ये कंफर्म्ड ट्रांस है, इसको लेके मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। 3 दे रखे हैं, इसको शायद मैं सिस कह सकूं, बट सिस इससे कहा नहीं जाता, सिस एक ही के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। तो अगर मैंने एक्स को मान लिया होता, एक्स माने दोनों अमोनिया, ये सिस, या दोनों क्लोरीन, चलो जैसे मैंने बनाया, ये सिस ये ट्रांस, इसको लेके मैं नाम नहीं दे सकती। बट इसके 3 फॉर्म पॉसिबल हैं, बता दिया, ड्रॉ कर दिया। चौथी भी बना के ला सकते हो तो ले आना, वो घुमा के आ रही होगी, बनेगी नहीं। करिए इसको, आ गया सबके पास 3 फॉर्म। वो इसीलिए टेबल छाप के दिया, उनको स्टार लगा लेना। तुम चौथा वैसे अगर टाइम हो भी ना, तुम बना भी नहीं पाओगे, लेकिन उतना टाइम उस दिन नहीं होता। मेरे को 3 याद हो तो फायदा होगा। ये हमेशा याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। 15 है, बनाना एक भी नहीं है। चाहो तो बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आई ट्रस्ट योर कैपेबिलिटी, बट डोंट डू इट। 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इससे ज्यादा स्पेस में एम्बिग्विटी कब आने वाली है? 6 अलग, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे वो आपको बता दिए, 15। दिस इज एनसीईआरटी, ये करो, तीनों के तीनों आपके। अब मेरे को ये बताइए, ए बी का मतलब सबको पता है क्या है? डाइडेंटेट लिगेंड बट अनसिमेट्रिकल। उसमें दोनों के दोनों ए अगर इस लोकेशन पर आए तो आई विल कॉल इट ट्रांस, और अगर दोनों ज्वाइन करने वाली ऑपोजिट लोकेशन पर ए ना आके ए और बी आ गया तो आई विल कॉल इट सिस। इस तरह से इसको किया जाएगा। कहीं पर भी आप उस टेबल को भूलना नहीं, मतलब अपने साथ रखना, इसीलिए मैंने डीपीपी में दिया है। तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सबसे बड़ी बात है, वो तभी होते हैं जब कोई सिमिट्री ना हो, जब किसी स्ट्रक्चर के 2 इक्वल हिस्से बांटे जा सके। आप लोगों से कुछ से तो बात हुई है, सेशन का सबसे पहला लेक्चर ही स्टीरियो पे था, राइट? बिफोर स्टार्टिंग क्लास 12 हमने स्टीरियो पे एक क्लास ली थी। मैं कहूं मेरा हाथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं? नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके 2 इक्वल हिस्से नहीं काटे जा सकते, या इसको अगर हम फोल्ड करें तो एकदम सेम फोल्ड नहीं आएगा। सिमिट्री जहां नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर्स वहीं होंगे। किसी भी तरह से अगर सिमिट्री, या तो फोल्ड हो रहा है या कट हो रहा है 2 इक्वल हाफ्स में, किसी भी तरह से अगर सिमिट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आपको पता है टेट्रा में तो ज्योमेट्रिकल ही नहीं है, तो कहां से मैं ऑप्टिकल सोच सकूं? तो इस
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्रा में सारी पोजीशंस आइडेंटिकल है, तो वहां ज्योमेट्रिकल तो हम ला नहीं पाए, वहां ऑप्टिकल का सवाल ही नहीं पैदा होता। स्क्वायर प्लेनर में भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया खुद, वो तो है ही एक प्लेन में। अगर है ही एक प्लेन में तो आप फोल्ड करोगे तो सेम आ जाना है। इसीलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हर वक्त मिलने की वजह से, ज्यादातर जगहों पे मिलने की वजह से, आपको स्क्वायर प्लेनर में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिले। टेट्रा में कहीं कहीं शायद डाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें भी ए बी वाला डाइडेंटेट लिगेंड हो, वो एक रेयर केस है, वो हम कॉपी में बना सकते हैं बट नेचर में नहीं मिला। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने 2 क्लासेस तो उड़ा दी, एक टेट्रा उड़ा दिया, एक स्क्वायर प्लेनर उड़ा दिया। यस, टेट्रा में कहीं मिल सकता है, रेयर है, जो नेचर में नहीं मिला, पेन पेपर पे शायद हम बना पाए। कौन सी कैटेगरी रहेगी? इकलौती ऑक्टा। तो अगर ये नोट हो गया हो तो मैं ऑक्टा पे जाऊं। ऑक्टा विल बी वेरी क्विक, सेम एग्जांपल्स रिपीट करूंगी जो अभी आपको ऑक्टा में कराए, चाहे वो A2B4 वाला हो, चाहे A2B2 C2 वाला हो, जो भी केसेस हैं विल रिपीट ऑल ऑफ देम, क्योंकि उसी का एक कॉलम रह गया उन्हीं एग्जांपल्स का। किसी भी तरह की सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो पहले मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लूंगी। सबसे छोटा आइसोमेरिज्म यही है, ज्योमेट्रिकल वाज टू बिग, ऑप्टिकल सबसे छोटा है। आ जाइए स्लाइड पे बताइएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो सिमेट्री। तो नो सिमेट्री का मतलब क्या है? जब मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। आप आज उसकी मिरर इमेज ही बनाएंगे, बोर्ड में आया मिरर इमेज बना के देनी पड़ेगी, और तब आपका जवाब एक्सेप्ट होगा, मार्क्स तब मिलेंगे। ठीक है, आज मैं टेस्ट नहीं ले रही ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को 1 गो में आइसोमेरिज्म खत्म करना था। आज आई एम नॉट टेकिंग टेस्ट। नोटेड एवरीवन? जानवी हो गया नोट? करो फटाफट। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने एनसीईआरटी से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का उठाया है, पन्ने पलट के बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसो, नहीं पन्ने नहीं पलटेंगे ऐसे ही, सॉरी, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल थे, सोच के बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताते वक्त 2 वाले को सोचना चाहिए, सिर्फ 2, सिस और ट्रांस। ट्रांस ठीक बनाया मैंने। इसकी मिरर इमेज, ये बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में किसी भी एक्सिस से करूं डिवाइड हो रहा है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आया पड़ा है। बट अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी ने प्रॉपर डायग्राम दिया है, ऐसे डॉटेड बीच में मिरर, इसके सामने एग्जैक्टली ऐसा बना के आपको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज बोथ इमेजेस, मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजिबल, दैट्स व्हाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज मिसिंग, नॉट पॉसिबल। तो नो ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट इज पॉसिबल। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिक फॉर्म 0 होगी, आप उस टेबल में भी चेक करेंगे तो 0 लिखा होगा। ये सबसे आसान है ढूंढना। तो टोटल मिला के अब कोई मेरे से पूछे, अब सबसे मुश्किल होगा मैम टोटल कितना लिखें, तो टोटल मिला के कोई मेरे से पूछे इसके स्टीरियो आइसोमर, 2 तो ज्योमेट्रिक हो गए, एक सिस एक ट्रांस। जो मेरा ट्रांस था उसका कोई ऑप्टिकल आया? नहीं आया। तो ट्रांस का तो कोई ऑप्टिकल नहीं आया। सिस कुछ भी करके तुम इसके 2 इक्वल हाफ, आपके लिए मैंने अब के ये 2 एक्स कर दिए इसके बजाय, कि थोड़ा सा आपको चेंज भी मिले। इसके 2 इक्वल हाफ, या इसको ऐसे फोल्ड ही नहीं कर सकते कि सेम फोल्ड आए, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और उसके लिए अगर मेरे को इसकी मिरर इमेज बनानी है तो आई शुड नो हाउ टू ड्रॉ। इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी, हेंस इट इज अ पेयर ऑफ एनाइंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं उनको बोलते हैं एनाइंशियोमर्स। एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लीवो। आपको अब IUPAC नेम में डेक्स्ट्रो मिलेगा,
एक होगा डेक्स्ट्रो, कोई भी डेक्स्ट्रो कोई भी लीवो, जिसको जो नाम आप चाहते हो दे सकते हो, कोई फर्क नहीं, मिरर इमेजेस है। ये कुल मिला के अब स्टीरियो आइसोमरिज्म अब खत्म होगा मेरे लिए। कितनी फॉर्म? 3। एवरीवन 1, 2 and 3. Out of these 3 I find a pair of geometrical isomers, cis trans, the trans or cis, and since trans is not giving me any optically active isomer, only cis is giving me optically active isomer. In total इसको 4 नहीं करेंगे आप, 1 2 3 4, नो, एक फॉर्म को 2 बार नहीं गिनना है। कुल मिला के कितनी फॉर्म हुई टोटल? 3। और ये हर बार याद रखना, इस लोकेशन को और इस लोकेशन को आप जोड़ नहीं सकते, ये ENU नहीं बना सकते, ये बार बार याद दिलाऊंगी, ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? पूरा क्वेश्चन कैसे करना? ज्योमेट्रिकल आएगा तो ऑप्टिकल फटाक से दे दोगे जवाब। तो सारा दारोमदार ज्योमेट्रिकल पे टिका हुआ है मेरा, अगर वो नहीं आया तो ऑप्टिकल गया। इस वाले में कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? 15 ज्योमेट्रिक हैं। देखो मिरर इमेज की बात को कोई समझा क्लास में? कितने? 15 तो ज्योमेट्रिक हैं भाई। इन 15 के 15 की मिरर इमेज सोचो ना, 15 और ना, तो टोटल की 30। अभी मैंने बताया ना गिनना कैसे। 15 पेयर ऑफ एनाइसोमर्स, जिसमें अगर मेरे को कोई इसमें पूछे हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स, 30। 15 are geometrical isomers of each other and all 15 have one optically active form, उसकी मिरर इमेज। कुल मिला के 30। ये आखिरी आना है मेरे ऑप्टिकल पे, तो इस तक आप पहुंच गए तो कॉन्सेप्ट तो आ गया। ये मेरी आज की स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन है, तो इस पे पहुंच गए तो मतलब आपको समझ तो आना शुरू हो गया। हाँ, दिमाग चलाना बंद कर दें, बातें करनी शुरू कर दें, वो तो फिर अलग कहानी होती है। ये सिस बनाया, ये ट्रांस। आप देखो आज आपसे बनवाया है ये आज आपसे बनवा के आई थोड़ी देर पहले, सिस और ट्रांस। क्या सिस का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेगा? यस। ट्रांस का तो बढ़िया प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ट्रांस का नहीं बनेगा। अक्सर देखोगे ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो ओवरऑल टोटल इसमें फिर क्या आया? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हैं, उसमें से 3+ क्यों लिख दिया है मैंने? टोटल फॉर्म तो 3 ही बनी बच्चों, 3 है, जिसमें 2 तो क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक फॉर्म क्या होगी? अ पेयर ऑफ। 4 क्यों लिखे हैं मैंने? क्या? अच्छा, जिसका हमने नाम नहीं दिया था, क्या थी वो? याद दिलाओ मेरे को। तीसरी याद आ गया, फिर भी बताओ। जिसमें हमने क्या किया था? एक Cl एक अमोनिया, एक Cl एक अमोनिया, जिसका मेरे पास नाम नहीं था, राइट? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने? 3। उसके अलावा एक मेरे को मिला ऑप्टिकल, टोटल 4। ये है दुखती रबिस की। याद रखना इस पर्टिकुलर केसेस को, जो आपने अभी मेरे को ही याद दिलाया, मैं ही भूल गई थी। तो अब आप उस टेबल में दोबारा जाओ जरा, देखो स्टीरियो के आगे 4 ही लिखा है, ऑप्टिकल के आगे, सॉरी ऑप्टिकल में 4 होना चाहिए। हाँ, आई एम सॉरी, मतलब टोटल स्टीरियो 4, माय बैड। ज्योमेट्रिकल में 3 और ऑप्टिकल में 1। अब इस टेबल को पढ़ना आ गया आप लोगों को, बस ये सीखना बहुत जरूरी था। चलूं आगे, नोट करो इसको, ये कहीं किताबों में नहीं मिलने वाला कभी भी। तो हाँ जी, वो मैंने नीचे बना तो रखा है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 3 वाला। ए स्टैंड फॉर, जो मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी ना, एक एग्जाम्पल मेरे से मिस हो गया ज्योमेट्रिकल वाले में। वो ज्योमेट्रिकल में नहीं था, वो एक्चुअली ऑप्टिकल में था, ये मिस नहीं हुआ था, यहाँ पढ़ाया जाएगा। अब अगर आप इसमें सिस ट्रांस तो दे ही नहीं सकती थी मैं, इसीलिए ज्योमेट्रिकल में ढूंढ रही थी मैं इसको। वहां कैसे दूं? इसका कोई सिस ट्रांस तो बन नहीं सकता। बाकी टेबल से आप मेरे को भी कंफर्म करोगे कि बन सकता है कि नहीं, तो आप बताएंगे। दिस और इसका ऑप्टिकल आइसोमर, तो यानी यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इकलौता एक ही बना,
कोई इसका दूसरा काउंटर पार्ट तो बन नहीं पाया, और उसकी मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो टोटल मिला के मेरे पास 2 फॉर्म थी। इनमें आप अब आइडेंटिफाई कर लो कैसे 2 फॉर्म थी। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर खुद, और एक उसका ऑप्टिकल आइसोमर। 2 फॉर्म बनी टोटल। जी बच्चों बनाइए, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है एवरीवन। आए हैं तो कहीं होगा बेटा। EN इसकी जगह लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज EN और ये तुम्हारे 2 ग्लाइसिनेट लिख लो। है ऐसा केस? उसमें साथ में 2 ग्लाइसिनेट नहीं कराए हुए, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है भाई। ठीक है, अब आप ये पहले और तीसरे को सेम बोलना छोड़िए, क्योंकि इसमें इस बात से बहुत मैटर करता है, एक इसके साथ A जुड़ा हुआ है और इसके साथ B जुड़ा हुआ है, सेम नहीं है दोनों केसेस। तो अब आपको तीनों बना के मैंने दे दिए, ये तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और इसमें 6 केसेस मिल रहे हैं मेरे। 3 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और आपके सामने आप चैलेंज करो, आंसर की कोशिश मैं पूरी करूंगी। तीनों की मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। यहां पास क्यों की चॉइस नहीं है, कैसे की है। क्यों भाई 3 ही क्यों बने, बना लो चौथा, मैं बता दूंगी वो सेम है। इसमें और इसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। A4 B2 में क्यों लिखा है मैंने मिल जाएगा, इसकी तो सिर्फ सिस में मिलेगा। आई थिंक कुछ और लिखना चाह रही हूंगी मैं यहां। A4 B2 के एग्जांपल्स बनवा के आई हूं मैं, ये होगा इनमें, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से मिल जाएगा, इसीलिए ये नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। नो, दिस इज गुड क्लास। अगर आप कोई चीज ऑब्जेक्ट करते हो कहीं से देख के, हम एटलीस्ट उसमें और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये मैं आपको करा चुकी हूं भाई, ये तो एनसीईआरटी से है, पेयर लिखा है मतलब जोड़ा, ठीक है। सो इनमें कोई चांस ही नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से, या कुछ भी और सिस ट्रांस नहीं होने की वजह से, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट स्लाइड जो है उसका जवाब आप मेरे को पहले ही दे चुके हो। 15 ज्योमेट्रिकल तो 30 ऑप्टिकल। EDTA इसको कैसे छोड़ सकते थे? अब इसमें कोई सिस ट्रांस तो हो नहीं सकता था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो नहीं सकता, ये टेबल में नहीं मिलेगा। ये थोड़ा ये अकल वाला काम है और मुश्किल। EDTA में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर मिलेगा, क्योंकि उसकी मिरर इमेज आप सुपर इम्पोज कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन उसमें सिस ट्रांस का कोई स्कोप नहीं था। तो ये आइसोमेरिज्म की क्लास को मैंने एंड किया।